हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट का जो ऑनलाइन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में 2022 में जो क्वेश्चन, यानी कि सीटेट 2022 में क्वेश्चन जो पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, वो काफ़ी जो है ना आपका मतलब कहने का अर्थ है लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया है, बाकी सब चीज़ सेम है जैसे ऑफलाइन में पहले होता था। ये जो हम पेपर देखेंगे ये पेपर आपका है 11/1/2022। देख सकते हैं ये ओरिजिनल पेपर है आपको, ठीक है। ये सीटेट के साइट से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो। ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आप इसे मैं आज सीडीपी कराऊंगा, सीडीपी में आपको 30 में से कोशिश करना है कि 30 में से 30 आ जाए, नहीं तो एक दो गलती भी हो जाए मान लीजिए, तभी भी आपको 28 कोई नहीं रोक सकता अगर अच्छे से देखते हैं तो, क्योंकि इसमें नंबर लाना आसान है। अगर आप अच्छे से नहीं भी पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा कंसंट्रेशन बना के आप पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा आपका नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे आपको यूनिक तरीके से पढ़ाया जाता है। इस तरीके से आपको ओरिजिनल पेपर कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। इसे अगर देखते हैं ये पूरा आपको फैक्ट हुआ और चारों ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिटेल से आपको बताऊँगा। तो इसीलिए इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो सबसे पहले आपको आपके पास पहुंचने के लिए। दूसरी बात है कि इस चैनल को थोड़ा आप सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। इसके बाद जो भी कमी है आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, उसमें मैं इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा पूरा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि देखिए पहला कथन कारक वाला ही आ गया। एक बच्चे, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आपको देखने में सही रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। कहने का अर्थ है एक बच्चे के विकास प्रगति को उसी उसी उम्र के बच्चे के से विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। ये सटीकता से जो बोला ना यही दिक्कत है, सटीकता से मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। दूसरा है तो इसका तर्क है। तर्क में आप पढ़िएगा क्योंकि, क्या पढ़िएगा क्योंकि, तो इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा। क्योंकि विकास की स्वरूप एवं गति सभी बच्चे के लिए एक समान होती है। ये भी गलत बोला, एक समान नहीं होता, सब बच्चे के लिए अलग अलग होता है। और सभी संस्कृति परिवेश में समान रहती है, जबकि ये दोनों गलत बोल दिया। तो इसका आंसर देखते हैं दोनों किस में गलत है। देखिए 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद इसी तरह 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना और छलांग मारना सीखती है। यह विकास की सिद्धांत की ओर दर्शाती है। देखिए होता क्या है, कूदना और छलांग मारना इस तरीके से, तो हम इसे कहते हैं समीप दूराभिमुख। इसका मतलब होता है कि आपका केंद्र से जो है बाहर की तरफ, यानी कि परिधि की तरफ, ठीक है। केंद्र से बाहर की तरफ, परिधि की तरफ विकास चलता है ये। और यही शीर्षाभिमुख है, इसका मतलब है इसका सिर से लेके पैर के, यानी कि बच्चे का आप देखते हैं कि पहले अपना सर उठाता है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल होता है पैर पे, फिर पैर के माध्यम से चलता है। तो सिर से पैर की तरफ विकास होता है शीर्षाभिमुख। और समीप दूराभिमुख मतलब केंद्र से परिधि की तरफ, ठीक है। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि बच्चे जो है ना पहले पूरे दोनों हाथ से पकड़ता है किसी चीज़ को, बाद में धीरे धीरे उंगली पर जो है ना अपना कंट्रोल करता है। इसका मतलब हुआ वो भी यही है, ठीक है। कि इसका बोलते हैं कभी कभी शीर्षाभिमुख या समीप दीर्घाभिमुख का इसका जो है अलग होता है। इसमें आपको इसका नाम और भी है, ठीक है। तो आप अलग अलग नाम से भी देख सकते हैं आप, ठीक है, या शीर्षोगामी अधोगामी भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव ढूंढना आपको। विकास अनुवांशिक और पर्यावरण के अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही बात है, यही मेन है। आपको ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है विकास के बारे में। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, ये भी सही है। ये दोनों पॉजिटिव आएगा, जब रहेगा सही है तो आपको इसी में से कोई एक रहेगा, 3 नेगेटिव रहेगा। इसीलिए प्रत्येक पॉइंट को आपको ध्यान देना है। विकास की दर एक समान होती है, यहाँ गलती है, एक समान नहीं होती, बड़ी मल्टी डायरेक्शनल होता है और सार्वभौमिक होती है, एक समान सार्वभौमिक नहीं होती है, ठीक है। विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, ये सही है। तो आपका कौन सा, ये नेगेटिव है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 सी, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्त मीडिया जैसे स्रोत से सीखते हैं, सही बात है।
क्योंकि यहाँ पे करना है, क्योंकि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों से, वही हो गया औपचारिक में से जैसे स्कूल में सीखते हैं, किसी मीटिंग में सीखते हैं, ये औपचारिक तरीका हो गया। अनौपचारिक कहीं भी सीख सकते हैं, जैसे भाषा अर्जन भाषा अधिगम है, तो भाषा अर्जन जो होता है अनौपचारिक होता है, इसी तरीके से सीख सकते हैं। तो इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। अगला देख लेते हैं 5 नंबर, कहता है मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब देखते हैं, अमूर्त संरचनाओं को सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए, वस्तुओं और विचार की जटिल से वर्गीकरण करने के लिए मौके मुहैया कराना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मूढ़ संक्रियात्मक, तो यहाँ ध्यान देना है वस्तुओं और विचारों की जटिलता के वर्गीकरण करने का मौका मुहैया कराना चाहिए, ये सही है। क्योंकि हम मूर्त में क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं और उस पर तर्क करते हैं। इसके बाद में अमूर्त, दोनों को पहचान आना चाहिए, यानी क्या जटिल से वर्गीकरण करना, यानी कि अमूर्त चिंतन एक तरीके से आ गया। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और इसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, मौका मुहैया कराएगा, तभी तो हो पाएगा ये। तो 2 नंबर इसका सही है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, ऐसे समस्याएं देनी चाहिए जिससे उच्च स्तरीय मूल सोच को आधारित करते, उच्च स्तरीय नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो, ये तब आएगा जब अमूर्त चिंतन होगा। ठीक है, तो यहाँ मूर्त पे पूछा है, 2 नंबर आंसर सही होगा। अगला देखते हैं, कहता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई डंडा बच्चा ले लिया और उस पर बैठ गया, ठीक है, डंडा ले लिया, इस पर बैठ के कहता है कि ये घोड़ा है, यानी कि वो जानता है कि घोड़ा को जानता है कि घोड़ा पे बैठा जाता है, इसीलिए ये कर रहा है। इसका मतलब क्या है, घोड़ा का जो है ना प्रतीक बना लिया ये डंडा को। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, बच्चे सामने साइकिल नहीं रहता है तभी भी वो साइकिल समझता है। इस तरीके से शब्द सुनकर मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बना लेता है। ये कौन सी अवस्था पे आएगा, तो ये आएगा आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, 2 से 7 वर्ष तक आएगा। तो 2 से 7 वर्ष जानते हैं, ये आएगा पूर्व प्रागत नहीं होता है यहाँ, पूर्व यहाँ जीन पियाजे का बोला है तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, परंपरागत यहाँ होता नहीं है, ये तो लॉरेंस कोहलबर का है। ठीक है, तो ये आएगा, मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा और मूर्त नहीं होगा। इसके बाद 7 नंबर देखेंगे तो इसमें कहेगा मानव 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ करने के लिए संघर्ष करता है, किंतु शिक्षक की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम हो जाता है। लेवागोस्की के सिद्धांत के अनुसार कौन क्या दर्शाता है, ये दिखाता है आपका ZPD। ठीक है, ZPD, ठीक है, जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, या उसी को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। टीचर जब हेल्प करता है तो उसको पार भी कहते हैं, कभी कभी पार भी कहते हैं या मचान भी कह लेते हैं इसी को। ठीक है, तो मचान भी कहते हैं, और उसके बीच का डिफरेंस को हम कहते हैं। तो यहाँ पार नहीं देकर ये दे चुका है, तो यही होगा आपका। अगला देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में कहता है लेओ वैगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है, क्या ज्ञान के निर्माण सक्रिय होता है। हाँ, ये तो सब कहता है। ठीक है, सक्रिय होता है, ये बहुत अच्छा है। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निष्क्रिय होता है, ये गलत है। अभ्यास और दोहराना चाहिए, ये भी गलत है। अगला देखते हैं उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधित प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कौन सा हो गया, आपका आंसर हो गया 1 नंबर, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में कहता है आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। और लॉरेंस कोहलबर के लिए नैतिक विकास के किस चरण पे हैं। आप समझते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ये परंपरागत पे आएगा, तो पारंपरिक हो जाएगा, यानी कि पारंपरिक में ये आता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने के स्वरूप सामाजिक होता है। हाँ, सही बात है, सामाजिक होता है। अगला देखते हैं 2 नंबर में, कहता है पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है, गलत। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह फिक्स होना चाहिए, भी गलत। पाठ्यचर्या मानकीकृत होना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर, प्रगतिशील शिक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम। हाँ, इस पे ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बच्चों को केवल संज्ञानात्मक, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या मानकीकृत, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 4 नंबर ऑप्शन,
4 नंबर ऑप्शन में है बच्चों के स्मरण कौशल को मापन करना, तो ये कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा लचीला एवं बहुस्तरीय लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि जानते हैं? हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि का सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डन के द्वारा प्रतिपादित अंत व्यक्तिक वृद्धि का आलेख करता है। और अंत व्यक्ति मतलब होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जब भी आ जाए तो दूसरे के मनोभाव को समझता है, तो क्या होगा? दूसरे की इच्छाओं को समझने में क्षमता होती है। ठीक है, ये सब सीधा सीधा आंसर है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इंटरपर्सनल में ये आएगा, जबकि इंट्रापर्सनल आएगा तो इंट्रापर्सनल में क्या होगा? खुद के बारे में जानेगा। ठीक है, खुद के बारे में सोचेगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बैगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम होती है? क्या भाषा की होती है? हाँ, भाषा की होती है, क्योंकि बैगोस्की ने बोला है कि पहले भाषा आता है फिर चिंतन करता है बच्चा, जबकि जीन प्याजे उल्टा बोला है कि पहले चिंतन होता है फिर भाषा होता है। जीन प्याजे उल्टा बोला है, पहले चिंतन तब भाषा, जबकि बैगोस्की का पहले भाषा तब चिंतन। आप चाहें तो दोस्तों इसको नोट कर सकते हैं और अपने कॉपी में, जिससे ध्यान रहेगा ये जो मैं बोल रहा हूँ सारी बातें। ठीक है, यही सब आपको क्वेश्चन में घूम घूम के आता है। कहता है बच्चों को सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षक को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या अंतःक्रिया करना चाहिए, परियोजनाएं करना चाहिए, पोर्टफोलियो करना चाहिए, आत्म आकलन करना चाहिए, सभी करना चाहिए? यहाँ पे कि चारों आंसर होगा। अब देखते हैं चारों और किस में है। चारों आपका 3 नंबर ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थियों को कक्षा में एवं कक्षा के बाहर कैसे सहायता की जा सकती है? हाँ, ये बहुत सही है, आपका यही आंसर होगा। विद्यार्थियों को उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन सब कभी भी तुलना वर्ड आ जाए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने में कमी का अभाव, कभी बच्चे में कमी दिखाई, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद रटने पर, ये कभी सब गलत है, इसके मतलब 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? यहाँ समावेशन में बाधक यानी कि नेगेटिव ढूंढना है। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर समान पर आधारित है, हाँ ये हो सकता है। सामग्री केवल कुछ विद्यार्थियों के लिए जरूरत है, तो ये गलत है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों को भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। इसके बाद अगला है, अगला देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो पूछ रहा है नेगेटिव है, बाधक है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? सामग्री को केवल विद्यार्थियों को जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यही आपका नेगेटिव है। ठीक है, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक में, तो यही बाधक होगा 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ है नहीं। आपको 30 में से 30 लाना बहुत ही सिंपल है, आसान है। ठीक है, ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाशिए के समूह में विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न होगा? फिर से नेगेटिव पूछा। शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, ये नहीं। अधिकारों की समता, भाग लेने की अवसर। इसके बाद अगला देखते हैं, सामाजिक में वर्तिक्रांग यानी कि वर्तिकाग्र कह लीजिए, या कभी भी बोरियता इस फील होता है, इसमें जो है ना जिसको नीचे की दृष्टि से देखा जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है? अब लिखने से आएगा, जैसे लिखने में क्या करते हैं हम? ग्राफ बनाते हैं, ज़्यादातर ग्राफ पहले तो शुरू में क्या करते हैं, इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। कौन सा होगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। इसके बाद डिसकैलकुलिया क्या होता है? तो जो कैलकुलिया से याद रखें कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से हो गया मैथ में गणितीय संबंधी जो दिक्कत होगा डिसकैलकुलिया हो जाएगा। डिसग्राफिया समझ गए, ग्राफिया से मतलब लिखने से। इसके बाद डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से आ जाएगा। डिस्फेजिया बोलने से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ डिसलेक्सिया है जो आपका किससे आ जाएगा? डिसलेक्सिया पढ़ने से, ये पढ़ने से आ जाएगा। ठीक है, लिखने से डिसग्राफिया आ गया। ठीक है, बोलने से डिस्फेजिया आ गया। जिसका फेज उड़ जाता है उसको बोलने में दिक्कत होता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्फेजिया। चलिए, इसके बाद में अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन है? श्रवण विद्यार्थी का मतलब होता है जो सिर्फ सुन के पढ़ सकता है। तो विद्यार्थियों को अपने आप से बात करने करके सोचने देना, तो ये तो सही है।
विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देना, यहाँ गलती है। यहाँ लिखित मौखिक की परीक्षा लिखित देना है, जबकि मौखिक देना चाहिए, तब ये श्रवण वाला सुन सकता है, जबकि उसको दे क्या रहा है लिखित। इसका मतलब यही नेगेटिव है, यही पूछा गया है कौन सा उत्पन्न करता है बाधा, तो यही आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में उपयोग करने के लिए टेप का करना, टेप देगा तो सुन सकता है बच्चा, दंत कार्य को मौखिक रूप से देगा तभी भी कर सकता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में कहता है निम्नलिखित में से प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? सीधी समझ। प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? सीधी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच की सटीकता की आवश्यकता। सोच में सटीकता की आवश्यकता होता है इसका, ठीक है, समझ में कमी नहीं होता है। इसके बाद ये का आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, आपका 3 नंबर जो है ना इसका ऑप्शन होगा, यही जो है ना इस बच्चे का लक्षण होता है। अगला देखते हैं 21। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को बोध कौशल को सुसाध करना चाहती है, इस उद्देश्य के निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? देखिए किससे बचना चाहिए मतलब नेगेटिव है। अब सुसाध करने के लिए, कौशल को सुसाध करने के लिए किससे बचना चाहिए? संकल्पना का मानचित्रण से नहीं, संदर्भहीनता से, हाँ संदर्भहीनता से बचना चाहिए। संदर्भ में चीज़ें पढ़ाया जाता है, संदर्भ में क्या है? संदर्भहीनता, यानी कि संदर्भ में नहीं पढ़ाया जाता है, तो यही आपका आंसर नेगेटिव होगा, यानी कि कहने का अर्थ उत्तर यही होगा आपका 2 नंबर। ठीक है, रूपरेखा होगा, सारांशीकरण होगा। अगला है 22 में। 22 में कहता है विद्यार्थी 22 में कहता है, देखिए विद्यार्थियों के एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी को पिछले ज्ञान से संबद्ध करना चाहिए, सही बात है। इसके बाद नियमों को समझने और धारणाओं की विशेषता को परिभाषित करने को ध्यान दें। अब देखिए नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु को संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दे, तभी भी दिक्कत हो जाएगा बच्चे को। सामग्री की जानकारी अत्यधिक मूर्त और जटिल, यहाँ जटिल आ गया, फिर से नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? विषय वस्तु को संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक को मिश्रित करना है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। नियमों को समझने और अवधारणाओं को विशेषताओं को परिभाषित करिए, सही है। नई जानकारी को पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने के से बच्चे यहाँ दे दिया, इसलिए नेगेटिव हो गया, पहला नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें जो है आपसे किससे क्या करा, शिक्षक निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो यहाँ तो बचना है। ठीक है, बचे यानी कि पिछले जानकारी को नई जानकारी को संबंध बनाए, तो सही है, लेकिन यहाँ बचना कह दिया इसलिए गलत है। नियम को समझने और अवधारणाओं को विशेषताओं को परिभाषित करने। अब बच्चा कहेगा परिभाषा है तो नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, यहाँ समझना है, अंडरस्टैंडिंग और अवधारणाओं को परिभाषित करना है। अब बताइए समझने का कैसे परिभाषा देगा? यानी कि कहने का अर्थ है समझने का जो है इलुबरेट करना है, विकसित करना है। ठीक है, यहाँ ये मतलब है, इसीलिए 2 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? अकादमिक क्या होता है? जैसे विद्यालय में कौन सा जिम्मेदार नहीं है? तो कभी भी बच्चा बोरियत होगा तभी भी जिम्मेदार हो सकता है, तनाव जिम्मेदार हो सकता है, भय जिम्मेदार हो सकता है, जिज्ञासा कभी भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। देखिए अभी आजकल जो है अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आता है, बिल्कुल समझ आधारित, रट के आप पास नहीं कर सकते। एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिससे कि उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है, ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है? अब देखिए क्या एक भ्रांति कहा जाता है, गैर उदाहरण कहा जाता है, एक आद रूप कहा जाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट है, एक तरीके से ये कहा जाता है। अगला है एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित में से किसका विकास को सुगम बना रहा है? क्या घोषणात्मक ज्ञान को? हाँ, घोषणात्मक ज्ञान को कर सकते हैं। आगे देखते हैं पहले, इसके बाद ये प्रतिक्रियात्मक ज्ञान नहीं होगा, अधिसंज्ञान रट कर। यहाँ देख लेते हैं पहले क्या क्वेश्चन में कहा गया, एक बार समझते हैं फिर से।
निर्दिष्ट लक्ष्य को पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन कराने के लिए, चाहे चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बच्चा खुद पर चिंतन करता है तो ये क्या होगा, अधिसंज्ञान होगा। क्या होगा, अधिसंज्ञान होगा। ठीक है, अधिसंज्ञान। असंज्ञान क्या होता है, संज्ञान होता है किसी भी चीज़ को सोचना, जबकि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना या दूसरे के बारे में सोचना कह सकते हैं। अधिसंज्ञान मतलब होता है खुद के बारे में सोचना, तो खुद के बारे में चिंतन करने के लिए कह रहा है तो बच्चा यहाँ पे अधिसंज्ञान हो जाएगा। कहते हैं अधिसंज्ञान, इससे पहले भी चर्चा करा चुके हैं। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो सब नहीं देखें तो ज़रूर जाकर देखिए दोस्तों, प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जितना मैंने कराया अभी तक। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 में किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, हाँ देता है। वेदन की बार बार क्षमता, ये नहीं, रट कर नहीं होगा। ठीक है, ये सब नेगेटिव है। उत्तेजना प्रतिक्रिया नहीं होगा। इसके बाद 27 में देखते हैं, कहता है किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को मदद करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हित करना चाहिए। देखिए असंगत आ गया। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताना, सीधे उत्तर नहीं बताना चाहिए। नकल करने के लिए कहना, ऐसे संकेत देना जो प्रासंगिक स्कीमा और संरचनाओं के सक्रिय हो। ठीक है, ऐसे संकेत देना जो प्रासंगिक स्कीमा हो, हाँ ये सही है। अगला देखते हैं, जानकारी को विभाजित या खंडित करके विभाजित करना, नहीं। तो सबसे अच्छा कौन सा है, 3 नंबर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर देखते हैं। 28 में कहता है अभिकथन, एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। सही बात है, क्योंकि भ्रांतियों और वैकल्पिक धारणाएं हमेशा आधारहीन होता है। ये गलत कह रहा है, आधारहीन नहीं होता है, आधारित होता है, सिखाया जा सकता है। सीखने के लिए प्रक्रिया को महत्वहीन होती है। सही विकल्प चुने। तो यहाँ पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसमें देखते हैं पहला सही दूसरा गलत, यानी कि 3 नंबर आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर। कहता है अधिगम असहायता या लाचारी तब महसूस करता है जब एक विद्यार्थियों को यह मानता है, तब महसूस करेगा जब टीचर हेल्प नहीं करेगा या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तब क्षमता में सुधार हो सकता है। अगर बच्चा ये सोचता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित हो सकता है, तब तो ये बच्चा लाचार महसूस नहीं करेगा, सही महसूस करेगा। तो ये तो आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव ढूंढना है। प्रयास क्षमता को प्रभावित कर सकता है। प्रयास जब प्रभावित कर सकता है तो इसका मतलब वो भी अपना जो है प्रयास करके आगे सफल हो सकता है। उसका ध्यान प्रदर्शन के लक्ष्यों पर केंद्रित है, तभी भी पॉजिटिव है। फिर अगला, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रित होते हैं, ये भी सही है। तब अगर शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से परिणाम जो है नियंत्रित है तो वो नियंत्रित कर सकता है बच्चा। अगला है, शैक्षणिक गतिविधि के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। कहता है शैक्षणिक गतिविधि के माध्यम से अनियंत्रित होता है, जो हाथ में नहीं है। नहीं, आप हाथ में हैं, आप चाहे तो सीटेट में अच्छा नंबर ला सकते हैं, चाहे तो 140 नंबर भी ला सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अगर ये 3 चीज़ रहा तो यहाँ पे नेगेटिव कौन है, 4 नंबर होगा। अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक प्रेरणा कब हो सकता है? माता पिता के दंड से बचना, ये तो बाहरी प्रेरणा है। गतिविधियों में रुचि के कारण है, ये आंतरिक प्रेरणा है। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ये बाहरी प्रेरणा है। इसके बाद प्रतियोगिता जीतने के लिए, ये बाहरी प्रेरणा है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे आंसर होगा? यहाँ पे आंसर होगा, आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है तो देखिए इसमें गतिविधि में रुचि लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।